तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। आज शनिवार का दिन, बहुत सारे लोगों ने मेल लिख के लिखा था जो हालात हैं कोरोना के देश में और दुनिया के कुछ और देशों में, उसको लेकर, और इससे रिलेटेड कुछ सवाल थे, बहुत सारी जानकारी मांगी गई थी। इसके अलावा ये हम सब जानते हैं कोरोना एक महामारी है, पैंडेमिक है। दुनिया में अब तक का सबसे ख़तरनाक पैंडेमिक या सबसे ख़तरनाक महामारी कौन सी थी? कितने लोगों की जान गई? कब कब ऐसी महामारियां दुनिया में आईं? कैसे आईं? इसकी वजह क्या थी? कितने लोगों की मौत हुई और कब उसका असर कम हुआ? ये सारी चीज़ें आज मैं आपको कहानी के ज़रिए, और इसके अलावा अभी कोरोना से जो मौत हो रही है देश में, हर साल हिंदुस्तान में कितनी मौत होती है, हर मिनट पे कितनी मौत होती है, हर घंटे कितनी मौत होती है, हर दिन कितनी मौत होती है, हर महीने कितनी मौत होती है, हर साल कितनी मौत होती है, और इन मौतों की वजह क्या है, नेचुरल डेथ कितनी है, अलग अलग बीमारियों से कितनी मौत होती है। ये सारी चीज़ें, कोशिश यही है मेरी कि आज आपके सामने हर जानकारी रख सकूं। लगभग मार्च तक ऐसा लगा था कि कोरोना का खौफ हम सब के जहन से निकल चुका है। जो 2020-25 मार्च को लॉकडाउन शुरू हुआ था, उसके बाद अगस्त सितंबर तक चला, फिर नवंबर में पीक पे पहुंचा। उसके बाद दिसंबर के बाद से जनवरी और फरवरी की हम बात करें तो लगभग हम लोग कोरोना को भूलते जा रहे थे। इसकी वजह सिर्फ आम लोग नहीं बल्कि हमारी सरकारी मशीनरियाँ भी थी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, ऐसे चुनाव हुए जिसमें रैलियों में आपने देखा भीड़, नेताओं की भीड़ भी, तो लगा कि चलो अब सब कुछ ठीक है, कूल है। और इसी दौरान में अचानक फिर कोरोना ने पलटी मारी, और अभी जो हालात हैं, अब उसके बाद ये सवाल उठने लगा कि 2020 का कोरोना ज़्यादा खतरनाक था या 2021 का खतरनाक है। लगभग मार्च एंड तक सब कुछ फिर भी ठीक था। मैं आपके सामने कुछ फिगर रख रहा हूँ सिर्फ, और 4 अप्रैल से मैं अब तक 16 अप्रैल तक का, आज 17 अप्रैल है, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि कोरोना की तस्वीर बिगड़ी कैसे। 4 अप्रैल को, क्योंकि 4 अप्रैल से कोरोना के केसेस अचानक बहुत तेज़ी से बढ़ने शुरू हुए। कुल हमारे जो देश में 4 अप्रैल को केस हुए कोरोना के, वो 1,03,793, 1 लाख के पार पहुंचा 4 अप्रैल को फर्स्ट टाइम, और 1,03,000 2020 में भी नहीं पहुंचा था। तो एक सिंगल डे में 4 अप्रैल को 1,03,793, 1,03,793 केसेस कोरोना के हुए, जिसमें 477 डेथ थे, 477 लोगों की मौत हुई। 5 अप्रैल को 96,557 केसेस कोरोना के, 445 डेथ, 96,557 मामले कोरोना के आए 5 अप्रैल को, 445 लोगों की जान गई। 6 अप्रैल को 1,15,269 केसेस आए, 1,15,269, 631 डेथ, 631 लोगों की मौत। 7 अप्रैल को 1,26,315, 1,26,315 केस, 684, 684 डेथ। 8 अप्रैल को 1,31,893 केसेस, 1,31,893 केस, 802, 802 लोगों की मौत। 9 अप्रैल को 1,44,829 केसेस, 1,44,829 केस, 773, 773 मौत। 10 अप्रैल को 1,52,682 केस, 1,52,682 केस, 838, 838 लोगों की मौत। 11 अप्रैल को 1,69,914 केसेस, 1,69,914 केस, 904, 904 लोगों की मौत। 12 अप्रैल को 1,60,694 केस, 1,60,694 केस, 880, 880 लोगों की मौत। 13 अप्रैल को 1,85,248 केस, 1,85,248 केस, 1,026 लोगों की डेथ, 1,026 लोगों की मौत। 14 अप्रैल को 1,99,569 केसेस, 1,99,569 केस, 1037, 1,037 लोगों की मौत। 15 अप्रैल को 2,16,850, 15 अप्रैल को पहली बार 2 लाख पर डे के हिसाब से कोरोना के केस हिंदुस्तान में बढ़े, 2,16,850 केस अकेले 15 अप्रैल को, जिसमें से 1183, 1183 लोगों की मौत। 16 अप्रैल को 2,33,943 केसेस,
2,33,943 केस, 1338, 1,338 लोगों की मौत। 17 अप्रैल आज भी आंकड़ा जो अभी तक का फिगर आया है 2 लाख के ऊपर ही है। तो 4 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक ये केस बेहद तेज़ी से बढ़े। मरने वालों की भी अब तादाद बढ़े, करीब 1800 हो चुका है। और जिस तरीके के देश भर में हालात हैं, चाहे वो शमशान हो, कब्रिस्तान हो, बाकी चीज़ें हों, वो अच्छे नहीं हैं। अब ये तो रहा आपको पर डे का केस। इस वक्त अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो देश में टोटल 1,42,91,000 केस है। 1,42,91,000 कोरोना के केसेस हिंदुस्तान में हो चुके हैं। 1,42,91,000। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि इनमें से 1,25,47,000 1,25,47,000 लोग रिकवर हो चुके हैं। मतलब 1,42,00,000 में से 1,25,00,000 ठीक हो चुके हैं। जबकि अफसोस की बात यह है कि इनमें से 1,74,000 करीब 2.25 लाख लोगों की हिंदुस्तान में कोरोना से मौत हो चुकी है। 2.25 लाख लोगों की। तो हिंदुस्तान में इस वक्त कोरोना के केसेस हैं 1,42,00,000, बल्कि 1,43,00,000 मान लीजिए, और 2.25 लाख लोगों की मौत। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में 14,06,30,000 केसेस कोरोना के आज की तारीख में। 14,06,30,000 आज की तारीख में कोरोना के केस पूरी दुनिया में। इनमें से 30,14,000 लोगों की मौत हो चुकी है वर्ल्ड वाइड। 30,14,000 30,14,000 लोगों की जान जा चुकी है। अच्छी बात यह है कि इन जो 14,06,00,000 कोरोना के पूरी दुनिया में केस हैं, उनमें से 11,94,00,000 लोग रिकवर हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। ये दुनिया का फिगर है। अब आप आइए इस पूरी दुनिया में 5 ऐसे देश जो सबसे ज़्यादा कोरोना से प्रभावित हैं इस वक्त। इंडिया दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर यूएसए अमेरिका। अमेरिका में कुल कोरोना के केस हैं 3,23,05,000 3,23,05,000। ये सिर्फ अमेरिका के अंदर है। हालांकि इसमें से 2,48,36,000 लोग रिकवर हो चुके हैं। 2,48,36,000 रिकवर हुए, लेकिन 5,89,000 5,79,000 लोगों की अमेरिका में मौत हो चुकी कोरोना से। अमेरिका के बाद इंडिया नंबर 2 पे है कोरोना के मामले में। अमेरिका में जहां 3,23,00,000 केस हैं कोरोना के, इंडिया में 1 करोड़ लगभग 50 लाख, आप 42 बताया, लेकिन जिस तरीके से बढ़ रहा तो आप करीब मान लीजिए 1,50,00,000 के करीब इंडिया में कोरोना के केस, जिसमें से 1,26,71,000 रिकवर हो चुके हैं, लेकिन 1,75,000 लोगों की मौत हो चुकी है, यानी कि करीब 2.25 लाख लोगों की इंडिया में। तीसरे नंबर पर ब्राज़ील है, अमेरिका और इंडिया के बाद। ब्राज़ील में 1,38,34,000 1,38,34,000 कोरोना के केसेस हैं। 1,22,98,000 ठीक हो चुके हैं, लेकिन 3,69,000 लोगों की यहाँ मौत हो चुकी है। चौथे नंबर पर फ्रांस है, जहाँ पे 52,24,000 52,24,000 कोरोना के केस हैं। 40,46,000 लोग रिकवर हो चुके हैं। 1 लाख लोगों की फ्रांस में मौत हो चुकी है। पाँचवें नंबर पर रशिया है, 46,93,000 कोरोना के केस हैं। 43,90,000 यहाँ पे रिकवर हो चुके हैं। 1,05,000 लोगों की रशिया में मौत हो चुकी है। ये दुनिया के 5 वो कंट्री हैं जहाँ सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस हैं और जहाँ मौत हुई। अगर इन 5 अमेरिका, भारत, ब्राज़ील और फ्रांस और रशिया की ले लें तो इन 5 देशों में ही करीब 6 और 2 8 और 3 11, एक 12 और एक 13, करीब 14 लाख लोगों की पूरी दुनिया में 30 लाख मौत हुई है कोरोना से अब तक। उनमें से 14 लाख मौत कोरोना की वजह से सिर्फ अमेरिका, इंडिया, ब्राज़ील, रशिया और फ्रांस में हुई है। अब चौंकाने वाला एक और आंकड़ा ये है कि जो कोरोना जिस देश की देन है, चीन, जहाँ के वुहान लैब से ये कोरोना फैला, उस चीन में कोरोना के क्या हाल है। तो आपको हैरत होगी कि चीन में नवंबर 2019 में पहली बार कोरोना की जानकारी आई थी दुनिया के सामने, और अब 2021 में करीब 15-16 महीने तो हो गए, चीन में कोरोना के कुल केसेस सिर्फ 90,000 90,000। चाइना में सिर्फ 90,000, इनमें से 85,000 रिकवर हो गए, और जो डेथ हुई है वो 4,636 रिकॉर्ड पे है ये चीन के।
कि वहाँ पे कुल 90,000 केस हुए, 85,000 ठीक हो गए और 4,638 लोगों की मौत हुई है। ये चीन का फिगर है। अब ये तो रहा वर्ल्ड वाइड डाटा आपके सामने। अब हिंदुस्तान में 2.25 लाख लोग कोरोना से अब तक मर चुके हैं। लेकिन हिंदुस्तान का एक और फिगर भी है। हमारे देश में कोरोना अकेली ऐसी बीमारी नहीं है जिसकी वजह से मौतें होती है। हिंदुस्तान में हर 1 मिनट में पर मिनट 34 बच्चों का जन्म होता है, 34 पर मिनट, और 10 लोगों की मौत होती है पर मिनट। मतलब 34 बच्चे पैदा होते हैं 1 मिनट में। शायद मैं अभी जितनी देर में ये बता रहा हूँ 1 मिनट में इस देश में 34 बच्चे पैदा हो गए होंगे, और इसी 1 मिनट में 10 लोगों की मौत भी होती है। 2062 बर्थ्स हर घंटे होता है हिंदुस्तान में। मतलब 1 घंटे में 2062 बच्चे पैदा होते हैं, और इसी 1 घंटे में 603 लोगों की मौत होती है। अब ये और आगे बढ़े तो 49,481 लोग हर दिन हिंदुस्तान में पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, जबकि हर दिन 14,475 लोगों की मौत होती है। 1 घंटे में करीब 50,000 बच्चे जन्म लेते हैं और 1 घंटे में करीब 15,000 लोगों की मौत होती है इस देश में। उसी तरीके से हर मंथ करीब 1.5 मिलियन 15 लाख, 1 महीने में हिंदुस्तान में 15 लाख बच्चों का जन्म होता है, और इसी 1 महीने में करीब 4 लाख लोगों की मौत होती है। तो इस हिसाब से लगभग हर साल हिंदुस्तान में 50 लाख लोगों की मौत होती है। ये मैं कोरोना से हटकर बात कर रहा हूँ। हर मंथ 50 लाख लोगों के हिंदुस्तान में मौत होती है। अब इन 50 लाख लोगों की जो मौत होती है, जाहिर है उसमें बहुत सारी नेचुरल डेथ होती होगी, उम्र के हिसाब से, बाकी चीज़ों के हिसाब से। लेकिन इन 50 लाख लोगों में से और कौन कौन सी बीमारियों की वजह से मारे जाते हैं हिंदुस्तान में, तो इसमें से कैंसर हिंदुस्तान में हर साल 1,34,04,000, ये 2019-20 के डेटा हैं कि 1,32,00,000 करीब मान लीजिए कैंसर के केसेस दर्ज हुए, कैंसर के पेशेंट आए, जिसमें से 8.5 लाख लोगों की जान कैंसर की वजह से गई 1 साल में। तो 1 साल में 8.5 लाख लोग कैंसर की वजह से मरते हैं हिंदुस्तान में। एड्स की वजह से हर साल हिंदुस्तान में करीब 6,90,000, 7 लाख के करीब 2019-20 की बात है, मौत हुई। एड्स की वजह से करीब 6,90,000 लोगों की मौत हुई। हिंदुस्तान में रोड एक्सीडेंट में, सड़क दुर्घटना में हर साल 1.5 लाख लोगों की मौत होती है। हर साल मतलब अलग अलग हादसों में सड़क पर 1.5 लाख लोगों की मौत होती है। सबसे ज़्यादा मौत हिंदुस्तान में जो होती है हर साल, वो हार्ट अटैक से होती है, दिल का दौरा पड़ने से। दिल का दौरा पड़ने से हिंदुस्तान में हर साल करीब 45 लाख लोगों की जान जाती है, 45 लाख दिल का दौरा पड़ने से। इसके अलावा हालांकि टीबी को लेकर बहुत सारे अभियान चले, लेकिन फिर भी अब भी हिंदुस्तान में हर साल करीब 24 लाख टीबी के केसेस आते हैं, और इनमें से करीब 60,000 लोगों की हर साल जो मौत होती है वो टीबी से होती है। तो 50 लाख हिंदुस्तानियों की हर साल मौत होती है, और ये अलग अलग डेटा हैं जिसकी वजह से मौत होती है। अब ये सवाल है एक बहुत बड़ा कि अब तक का जो सबसे बड़ी जो महामारी है पूरी दुनिया में आई, जिसने सब कुछ तबाह बर्बाद किया, वो सबसे बड़ी महामारी कौन सी है? दुनिया के इतिहास में आज भी सबसे बड़ी महामारी के जब जिक्र होता है तो वो एक यूरोप में प्लेग से फैलने वाली ब्लैक डेथ ब्लैक बल्कि उसकी वजह से 14th सेंचुरी में ये महामारी फैली थी। और इत्तेफाक की बात है, ये महामारी भी चीन से फैली थी। 14वीं सदी में चीन के चूहों से फैले इस प्लेग की वजह से बहुत तबाही मची थी, और बाद में ये प्लेग जो है चीन से होता हुआ यूरोप पहुंचा। कहते हैं कि किसी वायरस ने इंसानी बस्तियों को इस तरीके से बर्बाद नहीं किया जिस तरीके से इस प्लेग ने किया था 14th सेंचुरी में। 1347 से लेकर 1351 तक, 1347 से सन 1351 तक सिर्फ यूरोप में इस प्लेग की वजह से करीब 3 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। कई छोटी मोटी बस्तियां तो पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी, इंसान का नामो निशान नहीं बचा था।
और इस चीज़ को तब ब्लैक डेथ कहा गया था, काली मौत। और इससे तेज़ी से कोई संक्रमण कभी फैला नहीं, इसीलिए आज भी ब्लैक डेथ को सबसे ज़्यादा खतरनाक अब तक के इतिहास में जो महामारी है वो माना जाता है। एक और अजीब सी चीज़ है, पिछले 400 साल का इतिहास है कि हर 100वें साल में इस दुनिया में एक महामारी ज़रूर आती है, और इत्तेफाक की बात यह है कि वो साल भी वही है जो कोरोना का साल था, मतलब 20। इस सिलसिले की शुरुआत हुई 1720 से। 1720 में पहली एक महामारी आई जिसने दुनिया में तबाही मचाई, लाखों लोगों की जान गई। उसके बाद 1820 में 1820 में एक महामारी आई, उसने भी दुनिया में तबाही मचाई। 1920 में एक महामारी आई, उसने भी तबाही मचाई। और फिर 2020 में कोरोना आई, सबको हम जानते हैं। पर उससे पहले के 3 चीज़ों को हम लोग शायद नहीं जानते। 1720 में प्लेग फैला था, और इसे ग्रेट प्लेग ऑफ मार्सिले कहा जाता है। ग्रेट प्लेग ऑफ मार्सिले, मार्सिले फ्रांस के एक शहर का नाम है, और वहाँ पे ये प्लेग फैला। और इस प्लेग की वजह से उस वक्त करीब 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। जब प्लेग फैला उसके कुछ दिनों के अंदर ही, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर ही 50,000 लोगों की जान जा चुकी थी। बाकी के जो 50,000 थे उनकी मौत अगले 3 सालों में हुई, मतलब तब भी उसका कहर पूरी तरह से 3 साल से पहले ख़त्म नहीं हुआ था। अभी कोरोना का यह दूसरा साल लगा है। तो 1720 में पहली एक महामारी आई जो प्लेग मार्सिले में, और ये फैला, फिर इसने कई देशों को अपनी चपेट में लिया। इसके 100 साल गुजरने के बाद 1820 में 1820 में ग्रेट प्लेग ऑफ मार्सिले के जब पूरे 100 साल हो गए थे, तब एशिया में कॉलरा फैला था, यानी हैजा, ठीक 1820 में। और एशिया में जब ये फैला उसके बाद ये जापान, आपके यूएई, अरब के देशों में, भारत, बैंकॉक, मनीला, जावा, चीन, मॉरिशस, इन सब देशों में कॉलरा या हैजा फैला। कहते हैं कि हैजा की वजह से सिर्फ जावा में ही 1 लाख लोगों की मौत हुई थी, जबकि सबसे ज़्यादा मौतें थाईलैंड, इंडोनेशिया और फिलीपींस में हुई थी। भारत में ही मौत हुई थी, लेकिन उसके आंकड़े इतने ज़्यादा नहीं थे। 1820 में कॉलरा के हैजा आने के बाद 100 साल फिर गुजरा, 1920 का वक्त आता है, 1920, और फिर इस दुनिया में एक तबाही आई, और इस बार इस तबाही का नाम था स्पेनिश फ्लू। इस स्पेनिश फ्लू ने, ये हालांकि आया था 1918 और 1919 में, 1918 से 1919 के बीच में। स्पेनिश फ्लू इससे पहले के जो 200 साल पहले आए थे, दोनों अलग, 1720 और 1820 में, उससे ज़्यादा खतरनाक था। स्पेनिश फ्लू ने पूरी दुनिया के चारों महाद्वीपों पे अपना कब्जा कर लिया था, और उसकी वजह से कहते हैं कि उस दौरान में करीब 5 करोड़ लोगों की पूरी दुनिया में मौत हुई थी। और स्पेनिश फ्लू का एक बहुत बड़ा असर भारत पर भी पड़ा था उस वक्त, और कहते हैं कि हिंदुस्तान में करीब 1,20,00,000 लोगों की स्पेनिश फ्लू से मौत हुई थी। तो स्पेनिश फ्लू एक, जो अब तक के जितनी भी महामारी थी जिसमें हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जिसने कहर ढाया, उसमें एक स्पेनिश फ्लू था। तो ये अजीब इत्तेफाक है कि 1720, 1820, 1920 और 2020, 2020 4 अलग अलग महामारी आई। 2020 में कोरोना आई, जिसमें अब तक आपको जो मैंने डेटा बताया कि करीब 15 करोड़ लोग प्रभावित हैं। देश में अपने करीब 2.25 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। अब सवाल ये है कि कोरोना जिस तेज़ी से इस वक्त बढ़ रहा है, एक रिपोर्ट भी अभी आ रही है, एक मेडिकल जर्नल ने ये छापा है अपनी एक स्टडी, कि कोरोना हवा के ज़रिए भी फैल रहा है। अब ये कितना पुख्ता है कितना नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर ये हवा के ज़रिए फैल रहा, उन्होंने कुछ स्टडी भी इसमें दी है, तो ये वाकई अपने आप में बेहद ख़तरनाक है, क्योंकि फिर ये बहुत तेज़ी से फैलेगा और पता नहीं कहाँ तक जाएगा। और जो इस वक्त हालात हैं उसको देख के लग रहा है कि वाकई तेज़ी से फैल रहा है। 2020 में लोगों में दहशत और खौफ तो थी उस वक्त, लेकिन अब जिस तरीके से ये फैल रहा है, एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप मुंबई को ले लीजिए। मुंबई में जब 2020 में हुआ तो इतनी तेज़ी से जो बड़े बड़े लोग या फिल्म स्टार, पर्सनैलिटी, पॉलिटिशियन को ले लीजिए, अलग जगह पे कोरोना से बचे रहे। लेकिन अभी अचानक आप देखिए फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े जितने नाम हैं सब कोरोना पॉजिटिव हो चुके। पॉलिटिशियन में ले लीजिए, अभी आज ही आई कि कल प्रकाश जावड़ेकर जी को भी हो गया। यूपी में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, अखिलेश यादव को हो चुका है, कई कैबिनेट मिनिस्टर को हो चुका है, अलग अलग स्टेट के कई मंत्रियों को हो चुका है।
दूसरी ख़तरनाक चीज़ ये कि पिछली बार ये था कि 60 प्लस और बुज़ुर्गों के लिए ख़तरनाक था। इस बार ये है कि 65% जो कोरोना के पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं वो जिनकी उम्र 45 के नीचे की है उनको आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक दुविधा ये भी है कि जो वैक्सीन लग रही है वो 45 ईयर प्लस के लिए लोगों के लिए भी है। अगर 65% मरीज़ 45 साल के नीचे के हैं और उनको वैक्सीन नहीं लगेगी तो जाहिर से ये बढ़ता जाएगा। तो अब उस पर भी सरकार को सोचना है कि क्या ये सारी जो रिस्ट्रिक्शन है वैक्सीन लगाने के लिए एज वाइज और ये सारी चीज़ें उसको हटाना चाहिए कि नहीं। वैक्सीनेशन अभी तक करीब 5 से 6% पूरे हिंदुस्तान में हुई है, तो वो भी अभी नहीं है, जबकि इसको मारने के लिए पूरी तरह से कम 60-65% लोगों के वैक्सीनेशन होनी चाहिए ताकि इसका मुकाबला कर सकें। अब उन सारी चीज़ों पे जोर दिया जा रहा है, लेकिन हालात बेकाबू हो चुके हैं। पहले सिर्फ महाराष्ट्र उधर साउथ के थे या फिर दिल्ली, इस वक्त दिल्ली नंबर 1 पर है, 18,000 पर डे केस आ रहे हैं। मुंबई 8,000 9,000 केसेस हैं। ओवरऑल में महाराष्ट्र नंबर 1 पे स्टेट वाइज देखें तो यूपी जो पिछली बार में बचा हुआ था, इस बार यूपी में अब पर डे 26,000 27,000 केसेस आ रहे हैं। तस्वीरें अलग अलग शमशानों की, कब्रिस्तानों की जो आ रही हैं वो दहलाने वाली हैं, मॉर्चरी की जो आ रही है दहलाने वाली है। जो इलेक्ट्रिक जहाँ पे शब्दा गिरा है वहाँ इतनी लाशें जल रही हैं कि उनके कहते हैं कि रॉड और बाकी सारी चीज़ें भी पिघल रही हैं। शमशान में जगह नहीं है, कतारें लगी हुई हैं, टोकन बांटे जा रहे हैं अर्थियों के लिए भी। हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी की बात आ रही है, वेंटिलेटर की कमी की बात आ रही है। एक एक हॉस्पिटल में बेड के लिए कितनी सिफारिशें हो रही हैं। बड़े बड़े लोग ट्विटर और सोशल मीडिया के ज़रिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो IAS हों, IPS हों, पूर्व जज हों, इन सब लोगों को भी तक परेशानी हो रही है। एक लखनऊ में पूर्व जज, एक्स जज थे, वो उन्होंने एक बाकायदा सोशल मीडिया पे लेटर डाला कि वो और उनकी वाइफ पॉजिटिव थी। उन्होंने लगातार पूरी रात भर अगले दिन फ़ोन किया, सारे CMO को किया, सारे बड़े अफसरों को किया, लेकिन कोई घर पे नहीं आया, एम्बुलेंस नहीं आया और उनकी बीवी की मौत हो गई। इसी तरह से एक साहित्यकार थे, उनकी मौत हुई, कई जर्नलिस्ट की मौत हो चुकी है। तो हालात इस बार अचानक बिगड़े हैं और ख़राब हैं। लेकिन फिर दूसरी तरफ दो चीज़ें और देखते हैं तो लगता है कि ये क्या हो रहा है। एक तरफ अभी आपने देखा कि करीब 50 से 60 लाख लोग हरिद्वार पहुंचे कुंभ में और वो सब लौट रहे हैं, और जिस जिस स्टेट में गए उस स्टेट की परेशानी बढ़ गई, उसमें से बहुत सारे पॉजिटिव निकल कर आ रहे हैं, बहुत सारे साधु संत पॉजिटिव निकल आए हैं। बंगाल का चुनाव आप देख रहे हैं, वहाँ की भीड़ देख रहे हैं, वहाँ की रैलियाँ देख रहे हैं, वहाँ के रोड शो देख रहे हैं। अब क्या चुनाव है इसलिए वहाँ पे टेस्टिंग नहीं हो रही या उसको अभी लीक नहीं किया जा रहा? क्या 2 मई के बाद अचानक बंगाल में भी कोरोना का बम फूटेगा, या जिस जिस स्टेट में, आसाम में या बाकी जगहों पे चुनाव हुआ? क्योंकि अब शक और सवाल उठ रहा है कि जब पूरे देश का कोई भी राज्य अछूता नहीं है कोरोना से, तो फिर उन राज्यों में जहाँ पे चुनाव है वहाँ पे ऐसी क्या बात है? तो या तो टेस्टिंग की बात है या छुपाई जा रही है, और अगर ऐसा है तो ये और ख़तरनाक है। क्योंकि एक कोरोना पॉजिटिव, सबको पता है कोरोना पॉजिटिव है, वो एहतियात बरतता है, उससे आदमी डिस्टेंस रखता है, उसका इलाज होता है। लेकिन एक आदमी जिसे पता ही नहीं है कि वो कोरोना पॉजिटिव है और वो घूम रहा खुलेआम, तो वो कितने लोगों के लिए ख़तरनाक है ये हम सब समझ सकते हैं। तो कुल मिला के हालात ठीक नहीं है। इस वक्त ज़रूरत यही है कि सब सावधानी बरतें, और मेरा कोई इरादा नहीं था कि इस तरह की बातें या ऐसी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूं, लेकिन कई ऐसे लोगों के मेल आए कि सर कोरोना पे एक अपडेट के साथ कुछ बताइए, तो मुझे लगा कि आज आप लोगों को बताना चाहिए। तो यही है कि अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और ख़त्म करूँ उससे पहले कुछ आज लोगों मेल लेकर आया हूँ और जवाब भी दूंगा। एक हमारे क्राइम तक के बहुत ही पुराने और डाई हार्ट फ़ैन हैं, अमीश नवल किशोर पांड्या साहब। बड़ा खूबसूरत इन्होंने कई सारे मेल लिखे हैं, गुस्सा में भी इन्होंने लिखा है कि अब क्राइम तक की कहानियों को हल्के में लिया जा रहा है, और बाकी भी इनकी बहुत सारी शिकायतें हैं। तो ऐसा नहीं है अमीश भाई, एक इनकी अभी भूत की कहानी सुनाई थी, उस पर भी हालांकि इन्होंने एक अच्छा पॉइंट उठाया था कि उस पर और रिसर्च करना चाहिए था कि सच्चाई क्या है। तो उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा अमीश साहब। उस पर पूरा रिसर्च किया, पुलिस से भी बात की थी, लेकिन कोई चीज़ निकल के सामने नहीं आई। 15 साल पुरानी बात थी, और वो जो सारे पुलिस अफसर थे उस वक्त वो रिटायर हो गए और उनका पता भी नहीं मिला। और ऐसी भूत प्रेत की कहानियों पे मैं खुद बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन चूँकि ये सिर्फ हवा में नहीं थी बातें, बल्कि कई जगह पे रिकॉर्ड पे थी, और उनके जो 1-2 लोग थे वहाँ पे एम्प्लॉय काम करते थे उस वक्त, उनको ढूंढ के एक से बात की थी और उन्होंने इस बात की तस्दीक की थी। लेकिन आपकी बात से सहमत हूँ बिल्कुल, और लेकिन ये भी है कि मैं हल्के में बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ, और कोशिश यही है कि जिस कहानी को आप सुनना चाहते हैं, जैसे सुनना चाहते हैं वैसी ही कहानियाँ लाऊं। लेकिन हम लोग भी इंसान हैं, कई बार कई चीज़ें एक साथ और हो जाती हैं, बहुत सारी और बातें हो जाती हैं, कई स्टोरीज़ आ जाती हैं, कुछ और भी शूट, जिम्मेदारियाँ बहुत सारी हैं, तो उसमें कुछ कम वक्त मिलता है रिसर्च के लिए।
और फिर कई ऐसा भी है जैसे अब आप हैं तो क्राइम तक फैमिली के और भी बहुत सारे मेंबर, उनकी फरमाइश होती है तो कोशिश होती है कि उनकी भी फरमाइश पूरी करूं, तो वो करता हूं। दूसरा, आपने कहा कि मैं कहता हूं कि ज़्यादातर लोगों की कोशिश रिप्लाई, लेकिन करीब 4 मिलियन फॉलोवर्स हैं, आप कैसे जवाब दे सकते हैं? आपकी बात से सहमत हूँ मैं, लेकिन मैं जितनी कोशिश होती है मैं ज़रूर करता हूँ। पर हाँ, 4 मिलियन लोगों के अगर आते हैं तो उन सब का रिप्लाई करना, ये आप भी मानेंगे कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से जो कोशिश होती है मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करता हूँ। इसके अलावा बेंगलोर से अंजलि सिन्हा हैं और एक एपिसोड इन्होंने कहा कि आप ज़रूर बनाइए कि आप ये जो सारी कहानी सुनाते हैं इसकी तैयारी कैसे करते हैं, कहाँ से लाते हैं इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा क्या क्या प्रॉब्लम आती है, पॉलिटिकल, सोशल, इस तरह क्या क्या इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें। तो अंजलि जी, कभी मौका मिला तो आपको ज़रूर क्राइम तक कहानी की, इनसाइड क्राइम तक स्टोरी आपको सुनाता हूँ, ये वादा है आपसे। इसके अलावा अमित वनकर हैं और वडोदरा गुजरात से, और इन्होंने कई कहानियों की सिफारिश की है, तो मैं जल्दी इसको सुनाता हूँ। अमित साहब, आपसे भी वादा है। दशरथ सेनमा हैं, इन्होंने कहा कि आपको एक रिक्वेस्ट भेजी थी, बाहुबली सरमन मुंजा जडेजा की स्टोरी सुनाएं, तो चलिए मैं इस पर भी काम करता हूँ, सुनाता हूँ आपको। फैजुद्दीन एसके हैं, इनका ये कहना है कि फिलखाना 2009 बांग्लादेश में जो अटैक हुआ था उसकी कहानी सुनाएं। नम्रता पांडे जी हैं और नम्रता पांडे जी ने बाकायदा ओनिबा और शरीक के मामले में और एनसीपी की भी इन्होंने बड़ी शुक्रिया अदा किया, थैंक यू वेरी मच। और इनका बेटा है कृष्णा, और ये चाहती थी कि मैं कृष्णा का नाम ज़रूर लूँ, तो नम्रता जी थैंक यू, और कृष्णा हमेशा अच्छे रहें। इसके अलावा अमन राज हैं, ये स्टोरी ऑफ ए गर्ल इन बेसमेंट एज मेनी पीपल हैज़ रिक्वेस्टेड फॉर दिस। अब ये किसी बेसमेंट में एक लड़की, उसकी स्टोरी अमन सुनना चाहते हैं, चलिए मैं इसको ढूंढ के निकालता हूँ और सुनाता हूँ आपको। मनाजिर हुसैन हैं, आसिफा कठुआ की स्टोरी सुनना चाहते हैं, शायद पता नहीं मैंने सुनाया है कि नहीं, अगर नहीं सुनाया तो ज़रूर सुनाऊँगा। इसके अलावा आर्यन ज्वेलर्स राजकोट से हैं, प्रतिमा बेहरा हैं, और प्रतिमा जी ने भी एक लंबा चौड़ा मेल लिखा है, थैंक यू प्रतिमा जी। ये ओमान में रहती हैं और ये और इनकी बहन कहानियाँ सुनती हैं, और इन्होंने काफ़ी तारीफ़ की, दिल से शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और इनकी एक बेटी भी है सिमरन, और इन्होंने कहा कि कभी आप ओमान आए तो ज़रूर बताइएगा। पक्का मैं सिमरन जी जब भी आऊँगा तो ज़रूर बताऊँगा। और इनकी बेटी का 1 मई को बर्थडे है, तो एडवांस में ही सिमरन को हैप्पी बर्थडे, पता नहीं फिर भूल जाऊँ। इसके अलावा राजीव हैं, प्रदीप कुमार राय हैं, ये ब्रूसली की स्टोरी सुनना चाहते हैं, पता नहीं मैंने सुनाई है कि नहीं सुनाई है। एक और हैं क्राइम तक फैमिली मेंबर साइंस के नाम पे, उन्होंने लिखा कि सर सरकार को बोलिए लॉकडाउन करने के लिए, वरना हालात और बुरे हो जाएंगे। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, हालांकि दिल्ली में आज और कल लॉकडाउन है पूरी तरह से। विनय सिंह हैं, संजोशी हैं, अमिराज पटेल हैं, आशुतोष तलंग हैं, डी सिंह हैं, 10 सरोज हैं, अभिलाषा थरोट हैं, मुस्तफ़ा अमरावती वाला है, रवि, जोगेश कुमार, वी भार्गव, जॉन सिल्वा, फैसल, प्यांश वर्मा, अतुल दुबे, आदिल मोमिन, वैभव, अभी कुमार, चंदा दनेसना, मीना रॉबर्ट। मीना रॉबर्ट जी ने ये मेल लिखा है, इनका ये कहना है ये कि मैं पहले क्राइम के शोज़ देखा करता था टीवी पे, लेकिन अब कहानियाँ सुन के मुझे अच्छा लगता है। और ये एक्चुअली 77 ईयर ओल्ड हैं, रिटायर्ड सोशल वर्कर हैं, और सिंगापुर में रहते हैं अपने बेटे बहू के साथ। और मीना रॉबर्ट, तो थैंक यू वेरी मच आपकी दुआओं के लिए, ऊपर वाला आपको अच्छा रखे, आप अपना ख्याल रखिएगा। तो आज कहानी में इतना ही, आपसे अब मंडे को मुलाकात होगी, कल संडे है, दिल्ली में वैसे ही आज और कल लॉकडाउन है, तो मैं भी सब कुछ ठीक रहा तो घर पे ही रहूँगा।
तो मंडे को आपसे मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। आप लोग इसी तरीके से मेल करते रहें। और एक चीज़ मैं आज दिल से बोलता हूँ कि जो मेल करते हैं आप लोग तारीफ़ करते हैं, अच्छा लगता है सुनकर, लेकिन जो लोग मेरी गलतियों या कमियों की तरफ ध्यान दिलाते हैं मैं उनको बहुत दिल से पढ़ता हूँ और वाकई कोशिश करता हूँ कि जहाँ जहाँ पे वो गलत है, जो भी मुझके गलती है उसको सुधारूँ। तो इससे ये होता है कि आपको सही रास्ते पे चलने का मौका मिलता है और आपको अपनी गलतियाँ सुधारने का भी मौका मिलता है। तो थैंक यू वेरी मच क्राइम तक फैमिली के उन तमाम लोगों के लिए जो हमेशा गलतियों की तरफ भी ध्यान दिलाते हैं। मंडे आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।